तो उपकरण आपके बंद पड़े हैं या खराब पड़े हैं, दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त मात्रा में न तो डॉक्टर हैं न तो कर्मचारी हैं। तो इस सरकारी आवश्यकता की पूर्ति न हो पाने के कारण आम जनमानस मने खून का आंसू रो रहा है, वो अस्पताल में जा रहा है, उसका कोई विकल्प नहीं। सबसे बड़ी तो समस्या गरीब आदमी है। जैसे आज की जो घटना है उसमें हुआ ये कि अस्पताल में डॉक्टर तो मौजूद था, लेकिन डॉक्टर मरीज को अटेंड नहीं किया, देखा तक नहीं, और करीब 45 मिनट तक मरीज तड़पता रहा और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ये सरासर अन्याय है। परिजनों ने हंगामा भी किया और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे जो भी डॉक्टर, इसलिए कि अगर पेशेंट एक्सीडेंट होकर के एक्सीडेंटल केस है तो तत्काल उन्हें उपचार, प्राथमिक उपचार तो कर देना चाहिए, उसके बाद वो जो भी कुछ करते हैं। ये डॉक्टर की घोर लापरवाही है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए जिला प्रशासन को, इसलिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर फिर पेशेंट सीरियस है तो आप जो भी कर सकते हैं करिए, इसलिए कि उसे तत्काल उपचार की आवश्यकता हो। अगर उपचार नहीं किए तो डॉक्टर की कमी है। डॉक्टर को लोग भगवान मानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियाँ काफ़ी बदल रही हैं और इन्हीं लापरवाहियों के चलते अब क्या कहा जाए। फर्स्ट एड तो होना चाहिए ना। सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बेहतर काम कर रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दावा करती है। पूरा अस्पताल, मैं पूरा प्रदेश को कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार का शिकार है। पूरा स्वास्थ्य महकमा जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। आप देखे होंगे कई अस्पतालों की ऐसी स्थिति है कि उसी शहर में वो डॉक्टर रहता है और उसी शहर में सरकारी अस्पताल में 4 घंटे और प्राइवेट अस्पताल में 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है। सरकार इसलिए नहीं उन्हें रखी है कि आप जाकर के प्राइवेट में प्रैक्टिस करें। अच्छा, आपने कभी इसके लिए कोई पहल किया है? अब तो क्या विधानसभा के सदस्य पहल तो हमने विधानसभा में भी किया है, कई बार हमने प्रश्न भी उठाया है कि आपकी प्रदेश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। आप हमारे यहाँ देखेंगे कई ऐसे अस्पताल हैं कि कहीं वार्ड बॉय चला रहा है, कहीं फार्मासिस्ट चला रहा है। अभी हमारे जिला अधिकारी महोदय गए थे नौरंगा बाढ़ के निरीक्षण में, तो वहाँ अस्पताल की स्थिति क्या थी? अस्पताल के समय में ही बंद पड़ा था, क्योंकि वहाँ कोई जाने वाला नहीं है। तो जिस अस्पताल में डॉक्टर नहीं होगा, वहाँ कोई सिस्टम नहीं होगा, तो वो तो बंद रहेगा ही। तो ये तो हम लोग बार बार मांग करते हैं। यही आपके बलिहार में, रामगढ़ के पास बलिहार महिला चिकित्सा, और महिला चिकित्सालय के लिए कम से कम 10 बार मैं विधानसभा में क्वेश्चन लगाया। जवाब क्या आता है कि महिला चिकित्सालय का भवन जर्जर है और वहाँ के जो स्टाफ हैं उनको कोटवा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। ये बताइए, महिलाओं का अस्पताल है, भवन नहीं, तो क्या सरकार भवन के लिए पैसा नहीं दे सकती है क्या? भवन के लिए पैसा दे करके दूसरा भवन बनाई जा सकती है ना। लेकिन वो जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि जर्जर भवन है महिला, राजकीय महिला अस्पताल, उसको धन उपलब्ध करा करके जर्जर भवन के स्थान पर नया भवन बनाया जाए और वहाँ महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें होती है, वहाँ महिलाओं के लिए डॉक्टर अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए। तो जवाब आ रहा है कि भवन जर्जर है, यानी सरकार के संज्ञान में है, और वहाँ की महिला जो कर्मचारी रही हैं उनको वहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर शिफ्ट कर दिया गया। तो क्या 10 किलोमीटर दूर पे शिफ्ट कर देने से इस इलाके की महिलाओं का समस्या का निदान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सारा सब चीज लचर व्यवस्था की। मंत्री कभी संवेदनशील हुए ही नहीं कि हम जिस विभाग में हैं हम अपने विभाग को किस तरह से दुरुस्त करें, किस तरह से आम जनमानस तक उसकी सुविधाएं मुहैया करें। बिजली की वही स्थिति, आपके स्वास्थ्य की वही स्थिति और कानून व्यवस्था की भी वही स्थिति है।
अच्छा, 27 का चुनाव नज़दीक है, तो क्या इसका असर विधानसभा के चुनाव पर भी पड़ सकता है क्या? देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश में महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, छात्रों की जो फीस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और छात्रवृत्ति की कोई गारंटी नहीं है कि बच्चों को पूरी की पूरी छात्रवृत्ति उन्हें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी हालात में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद बीज की स्थिति वही है किसानों की, जो सरकारी ट्यूबवेल के बल पर जो किसान अपना बीज डाल दिया होगा, और जिस तरह से बिजली की कटौती हो रही है, वो किस तरह से अपनी खेती को बचा पाएगा। महंगी खेती है, डीजल पेट्रोल महंगे हो गए, किसान की जोताई महंगी हो गई, सिंचाई महंगी हो गई, खाद बीज महंगा हो गया, मजदूरी महंगी हो गई। तो किसान तो इन महंगाई के चलते उसकी कमर टूटी जा रही है। और ये सरकार वादा किया कि हम किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे। अभी सोच लीजिए कि कम से कम लाखों क्विंटल मक्का आपके जनपद में पैदा होता है, और 2 क्रय केंद्र हैं, 2 क्रय केंद्र, और दोनों क्रय केंद्र को अलॉटमेंट हुआ है कि 500 क्विंटल एमबी आप खरीद सकते हैं। तो बाकी किसान कहाँ जाएंगे? बाकी मक्का के पैदावार अपने फसल को लेकर कहाँ जाएंगे? यानी औने पौने दाम पर बेचेंगे। तो किसानों की आमदनी दुगुना कैसे हुई? सरकार जब 100% किसानों के पैदावार को खरीदती और सही रेट देती, तब तो उसे कुछ लाभ होता है। अभी गेहूं की सीजन में भी वही स्थिति रही, धान की सीजन में भी वही स्थिति रही। तो सरकार कहने के लिए कुछ और कर रही है और करने के लिए कुछ और कर रही है। तो इससे किसानों की आमदनी दुगुना नहीं हुआ, बल्कि किसान परेशान हुआ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब बिजली के तार पे कपड़े सुखाए जाते थे, अब तो कम से कम बिजली मिल रही है। तो उसके लिए आप लोग खुद चश्मदीद गवाह हैं। या जो बीच बीच में सैकड़ों बार बिजली की 50 बार कटौती हो रही है, तो उसको क्या माननीय मुख्यमंत्री जी मानते हैं? क्या वो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं क्या? आप जिला मुख्यालय पर आते हैं, 22 घंटे बिजली मिल रही है, 22 घंटे में 72 बार बिजली कटौती हो रही है। अगर न विश्वास हो तो अपने घर का ही बिजली एक दिन आप 24 घंटे का रिकॉर्ड उठा लीजिए और किसी को दे दीजिए डायरी की तुम नोट करते रहो। देखिए, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। हम लोगों के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री 2012-17। उन्होंने 24 घंटा का वादा नहीं किया था, उन्होंने 16 घंटे का वादा किया था कि मैं 16 घंटे बिजली दूंगा ग्रामीण इलाके में, और 8-8 घंटे करके वो 2 शिफ्ट बिजली देते थे। तो संकल्पित होकर के उन्होंने घोषणा किया। और इसलिए अगर प्रदेश और केंद्र अंश से बिजली नहीं उपलब्ध हो पाई तो बिजली खरीद करके इस पीक आवर में बिजली देने का काम करते थे। ये कितनी बिजली खरीद रहे हैं? ये बिजली नहीं खरीद रहे हैं, अनब पैदावार बढ़ा रहे हैं। तो इनका वादा ही रहेगा। ये समय गिना सकते हैं कि 10 बजे से लेकर के हम रात को 12 बजे तक हम बिजली कंटिन्यू दे रहे हैं। आपके अंदर जितनी कटौती हो रही है, आप उसको क्यों नहीं जोड़ रहे भाई? उसको भी तो बताइए कि उतने जितने समय में आप कटौती बिजली का कर रहे हैं और पूरा प्रदेश परेशान है। इनके विद्युत व्यवस्था से चाहे नगरीय इलाके के लोग हों या ग्रामीण इलाके के लोग, कोई खुश नहीं है। वो अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा करके
अपनी संतुष्टि कर ले रहे हैं, लेकिन आम जनमानस अगर थोड़ा सा भी मानवता हो तो आम जनमानस के बीच में अपने विश्वास पात्र लोगों को भेज करके पता लगा लें कि किस इलाके में कितनी बिजली वो दे रहे हैं। हाँ, उनके मठ पे बिजली मिल रही होगी, मुख्यमंत्री आवास पे बिजली मिल रही होगी, लेकिन अब तो दारू सफा में भी बिजली कट रही है, पहले नहीं कटती। क्यों? क्या लखनऊ में विद्युत कटौती नहीं हो रही है? क्या हो रही है? तो बिजली व्यवस्था उनकी फेल, स्वास्थ्य व्यवस्था उनकी फेल, किसानों की जो आमदनी दोगुना करने वाला घोषणा था वो भी फेल, कानून व्यवस्था भी फेल है। इसलिए कि वो जीरो टॉलरेंस का जितना नारा देते गए उतने ही उनके लोग सत्ता संरक्षित होकर के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते रहे। और इतना ही नहीं, जो आदमी माता के नाम पे राजनीति किया, गौ माता के नाम पे राजनीति शुरू किए। आज गौ माता की इतनी सेवा हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश है कि सबसे अधिक बीफ की व्यवसाय उत्तर प्रदेश से हो रही है। अगर गाय कट नहीं रही है तो गाय मांस कहाँ से रहा? क्या बंगाल से आ रहा है क्या यहाँ उत्तर प्रदेश में सप्लाई देने की? ये गौ मांस के व्यवसाय में उत्तर प्रदेश एक नंबर पे आया कहाँ से? यहाँ तो गाय कट नहीं रही है, सब छुट्टा साण सड़क पे घूम रहे और पकड़े जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग पकड़े जा रहे हैं। क्यों? अभी कहीं का दिए तो रहा था कि 16 लोग पकड़े गए हैं और उसमें कोई मुसलमान नहीं, सभी लोग हिंदू हैं और वही लोग गौ का व्यवसाय कर रहे थे। तो कर रहे थे तो भाई कौन कहता है कि आप गौ तस्कर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई न कीजिए? अगर यादव ही होगा गौ तस्करी कर रहा है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है तो हम लोग कहाँ रोकने जाते हैं? नहीं रोकने जाते हैं। लेकिन सही बात यह है कि गौ सेवा में सबसे अधिक अगर कोई किसी का योगदान है तो उसमें यादव का ही है। इसलिए कि वो अपने को चाहे जो भी स्थिति मान लीजिए, वो अपने जीविकापार्जन को मान लीजिए, उसको अपना गाय पालना अपना कर्म समझ लीजिए, लेकिन सबसे अधिक उसका समय उसी पर व्यतीत होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यही कहेंगे कि सरकार पहले तो गोपाल नगर दियरांचल को बचाए और जो कटान पीड़ित है उसका तत्काल मुआवजा जितने लोगों का बाकी है उनका मुआवजा दे। जो जिनका वाल छपरा नौरंगा में घर गिर गया, जितने लोग बचे हुए हैं उनको तत्काल बसाने के लिए पट्टे का इंतजाम कर दे कि वो अपना बंदा पर से हट करके अपना कहीं न कहीं आशियाना कहीं अस्थायी रूप से बना ले। लेकिन उनका घर उनकी ज़मीन तो सब नदी में विलीन हो। और ज़्यादातर दलित समाज के लोग हैं और पिछड़े समाज के लोग हैं जिनके पास कुछ बचा ही नहीं, जमीन है नहीं उनके पास, और जो घर था वो भी नदी में चला गया, तो जाएंगे कहाँ? तो इसलिए संवेदना के आधार पर उनकी मदद होनी चाहिए। और बिजली की जो आँख मिचौली है इसको सरकार सुधारे और आम जनता को राहत दे।